हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 5वीं क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का पहला चैप्टर राख की रस्सी। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। तो जो तिब्बत के मंत्री थे वो अपने बेटे के बारे में सोचकर काफ़ी परेशान रहते थे, क्योंकि उनका जो बेटा था काफ़ी भोला था। तो इसका आंसर होगा, कहीं उनके बेटे को कोई मूर्ख ना बना दे, कहीं उनका जो बेटा है जो कि बहुत भोला है, उसका जो ये भोलापन है उसके जीवन रूपी नाव को डुबो ना दे। वो अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा, मतलब वो अपना जीवन कैसे चलाएगा, क्योंकि बहुत भोला है। कहीं कोई लड़की उससे शादी करने को तैयार ना हो। तो उनको लगता था कि मेरा जो बेटा है वो इतना भोला है, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी शादी ना हो। ये सारी जो बातें थी वो सोच सोच कर परेशान होते रहते थे। आपका अगला प्रश्न है, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। तो मैं रोज़ उसको क्या करती, उसके पास बैठती और उसको दुनियादारी समझाती, उसको बताती कि दुनिया में बहुत चतुर लोग रहते हैं, बहुत चालाक लोग रहते हैं। तो मैं रोज़ उसको अपने पास बिठाकर दुनियादारी समझाती कि उसको कैसे जीवन निर्वाह करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इतना भोलापन ठीक नहीं है। उसको पढ़ाती लिखाती, उससे सवाल जवाब करती, उसकी परीक्षा लेती। आपका अगला प्रश्न है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। तो मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा था ताकि वो दुनियादारी समझे और व्यवहारिक बने। आपका अगला प्रश्न है, उसने अपने बेटों को जो बेटा था उसको क्या किया, भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। वो तो और कहीं भी भेज सकते थे, गांव में भेज सकते थे, उसने शहर क्यों भेजा अपने बेटे को भेड़ के साथ। तो शहर के लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा होशियार और सूझबूझ वाले होते हैं। तो जैसे लोगों के बीच में हम रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों के बीच रहकर भोला भाला व्यक्ति भी होशियार और सूझबूझ वाला बन जाता है। इसी वजह से उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही भेजा। आपका अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे, घर में पता करो। आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो कि किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं। क्यों, एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। तो आपको इसमें क्या करना है, जो आपके घर के आसपास लोग रहते हैं तो उनमें से किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करना है जो दूसरी जगह जाकर रहने लग गया हो। उससे बातचीत करनी है, जानने की कोशिश करनी है कि उसने जो फ़ैसला लिया दूसरी जगह पर रहने का वो ठीक है कि नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है वो आप अपने आप करेंगे। आपके आसपास कोई रहता हो जो दूसरी जगह चला गया हो, उससे आप बातचीत करके ये प्रश्न कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जौ जो होता है वो एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। उसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के बारे में पता करो। तो और अनाज कौन कौन से होते हैं, जैसे कि होते हैं गेहूँ, मक्का, बाजरा, जौ, धान, ज्वार, इस तरह से बहुत से अनाज होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गेहूँ और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूँ और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। और अनाज जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। जैसे गेहूँ है वो अपनी तरह का एक अनाज है, जौ है वो अपनी तरह का एक अनाज है। लेकिन हम जब कहते हैं अनाज तो अनाज में गेहूँ है, ज्वार, बाजरा सब आ जाते हैं। तो ये क्या हुई, जातिवाचक संज्ञा हुई। अनाज जातिवाचक संज्ञा है, गेहूँ जौ क्या हुए, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। इसी प्रकार रिमझिम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि हम ये कहते हैं पाठ्यपुस्तक, तो इसमें जितनी भी पाठ्यपुस्तकें हैं उनके नाम आ सकते हैं। लेकिन रिमझिम क्या है, एक
पर्टिकुलर पाठ्य पुस्तक का नाम है, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जो नीचे दी गई संज्ञाएं हैं उनको आपको बताना है कि इनमें से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है और कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। तो लेह, तावा, धातु, खिचड़ी, शेरवानी, शहर, भोजन, वेशभूषा, इनमें से आपको बताना है कौन सी जातिवाचक है, कौन सी व्यक्तिवाचक है। तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो है लेह। लेह क्या है? एक शहर का नाम है। तो अगर हम शहर कहते हैं तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगर हम कहते हैं लेह तो एक शहर है ये, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। शेरवानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तांबा क्या है? एक धातु होती है, धातु के अंदर बहुत से आ जाएंगे, सोना, चांदी, सब आ जाएंगे, लेकिन जो तांबा है वो एक धातु का नाम है, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। खिचड़ी ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक जो संज्ञा हैं वो हैं इसमें धातु, भोजन, शहर और वेशभूषा। आपका अगला प्रश्न है, ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। तो ऊपर जो लिखी हुई जातिवाचक संज्ञाएं हैं उनमें आपको क्या करना है? 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो हैं वो खुद सोचकर लिखना है। जैसे शहर है, तो शहर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, तो इसमें 3 शहर के आपको नाम लिखने हैं, तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो हो जाएगी। तो शहर हो गए, हम कोई भी शहर का नाम लिख सकते हैं इसमें, कोलकाता, पटना, चेन्नई, दिल्ली, आप कोई भी इसमें शहर का नाम लिख सकते हैं। वेशभूषा ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा, तो वेशभूषा हम कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कमीज है, पैंट है, टाई है, सलवार है, तो इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं वेशभूषा में, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। धातु क्या है? जातिवाचक संज्ञा, तो धातुओं के हमें नाम लिखने हैं तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे लोहा, सोना, चांदी। भोजन क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है, तो इसके अंदर जो भी चीज़ें आती हैं भोजन में, अगर हम उनके नाम लिखते हैं तो वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे चावल, दाल, रोटी, सब्जी, ये सब हो जाती हैं जातिवाचक संज्ञा। भोजन ये सब हो जाएंगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपका अगला प्रश्न है, इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए, था ना सचमुच नहले पे दहला, तुम्हें भी यही करना होगा। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की ज़रूरत हो, उसे एक कागज़ में लिखो और तुम सभी अपनी अपनी चिट को एक डिब्बे में डाल दो। अब तुम्हें क्या करना है? डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठना है। अब एक एक करके आओ, उस डिब्बे में से एक एक चिट निकाल कर देखो कि उसमें क्या लिखा है और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। तो ये जो प्रश्न है वो आप अपने आप करेंगे, तो जो बच्चे हैं आपस में इस तरह का जो खेल है वो खेल सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया, क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का जो कारण है वो भी बताओ। तो मंत्री को यह बात पसंद आई होगी, लेकिन इसमें उसके बेटे का कोई योगदान नहीं था, इसलिए उसने खुशी जाहिर नहीं की और दोबारा उसने क्या किया? अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर भेज दिया, ताकि उससे अपनी होशियारी दिखाने का एक और अवसर मिल जाए, एक और मौका है वो मिले। आपका अगला प्रश्न है, पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार उसने क्या किया? जो भेड़ें थी उनके सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। तो जो भेड़ के बाल होते हैं उससे क्या होता है? ऊन बनाई जाती है, और ऊन से क्या होता है? गर्म कपड़े हैं, शॉल है, स्वेटर है, ये सब बनाए जाते हैं। और जो सींग होते हैं वो सजावट के काम आते हैं, तो सजावट की चीज़ें उन्होंने बनाई होंगी। आपका अगला प्रश्न है, नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम किस तरह से कह सकती हो? जैसे पहला वाक्य है, चैन से ज़िंदगी चल रही थी, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से ढंग से जो जीवन था वो कट रहा था। अगला है, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, मतलब वो बिल्कुल भी होशियार नहीं था,
भोला भाला था वो, तो वह बिल्कुल होशियार नहीं था। अगला है मैं इसका हल निकाल देती हूँ, मतलब मैं इसका उपाय बताती हूँ। फिर है उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, मतलब उनकी अपनी चालाकी जो थी वो काम नहीं आई। आपका अगला प्रश्न है लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था। होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। तो होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है, भोला और बुद्धू में क्या फ़र्क होता है, वो आपको बताना है। तो जो होशियार शब्द होता है उसका प्रयोग सकारात्मक अर्थ में होता है, मतलब अच्छे अर्थ में होता है। इसका मतलब है समझदार। लेकिन अगर हम कहते हैं चालाक, तो इसका मतलब है नकारात्मक, उसका जो अर्थ है खराब या बुरे अर्थ में इसका प्रयोग होता है। इसका मतलब है चतुर। और भोला शब्द जो है इसका मतलब होता है सीधा साधा। अगर कोई व्यक्ति भोला है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मूर्ख है, वो जानकार और पढ़ा लिखा भी हो सकता है, किंतु उसका जो हृदय है बिल्कुल साफ है, वो बहुत सीधा है। लेकिन जो बुद्धू शब्द है उसका अर्थ होता है मूर्ख या बेवकूफ़। आपका अगला प्रश्न है कि जो लड़की थी उसको तुम समझदार कहोगे या बुद्धिमान कहोगे? तो जो लड़की थी वो बुद्धिमान थी, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि से क्या किया, एक मंत्री को इतना प्रभावित किया कि उसने क्या किया, अपने बेटे से उसकी शादी कर दी। आपका अगला प्रश्न है कि कहानी में लोनपोगार जो था उसके बेटे और जो लड़की थी उसका कोई नाम नहीं दिया गया है। तो नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है कि यह परिचय जो है आपको पढ़ना है और मनपसंद नाम छांटकर बेटे और जो लड़की थी उसका कोई नाम आपको रखना है। तो यहाँ बताया गया है कि तिब्बत में कौन कौन से नाम होते हैं जो कि शुभ माने जाते हैं, जैसे कि नाइमा है, डावा, मिगमार, लाखपा, नूखू, फू, दोरजे। ये क्या है, कोई खाने पीने की चीज़ें नहीं है या घूमने की जगहों के नाम नहीं हैं। ये तिब्बती बच्चों के कुछ नाम हैं। तो ये सारे नाम जो होते हैं तिब्बत में अच्छे माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं। नाइमा नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चों को, मानते हैं कि इससे बच्चों को उस दिन के देवता जो सूरज है उस जैसी शक्ति मिलती है, और जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा ये जो शक्ति है वो बढ़ती जाएगी। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम डावा रखा जाता है। तो यह डावा जो नाम है वो बेटा बेटी कोई भी होता है, लड़का लड़की दोनों का नाम हो सकता है। तो तिब्बती भाषा में डावा के दो मतलब होते हैं, सोमवार और चांद। यानी डावा चांद जैसी रोशनी फैलाएगी या फैलाएगा और अंधेरा दूर करेगा या करेगी। तो तिब्बत में बुद्ध के स्त्री पुरुष रूपों पर भी नामकरण करते हैं, खासकर दोलमा नाम वहाँ पर बहुत मिलता है तिब्बत में। यह बुद्ध के स्त्री रूप तारा का ही तिब्बती नाम है। तो आपको कोई नाम देना है, जो बेटा था उसका और जो लड़की थी उसका। तो बेटे का नाम हम रख देंगे मिगमार और जो लड़की है उसका नाम हम रख देंगे डावा। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।